उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर सुरक्षित विधानसभा सीट के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी कुलदीप संखवार के समर्थन में सतीश चंद्र मिश्र राष्ट्रीय महासचिव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने मायावती की सरकार में लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा और आतंकवाद पर सरकार ने अच्छा काम किया था। अगर बसपा को लोग वोट देंगे तो फिर से ये स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में गांव-गांव में कहीं भी चले जाइए, काम ही काम हो रहा था। सीसी रोड बन रही थी, स्कूल बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे, हर तरह के काम, सामुदायिक केंद्र बन रहे थे, हर तरह के काम हो रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो सिर्फ करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ों रुपया खाली लुटाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पिछले दिनों केशुभाई पटेल को कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाया गया था, हालांकि उसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे। 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे केशुभाई को हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया था। 60 के दशक में जनसंघ कार्यकर्ता के तौर पर केशुभाई पटेल आगे चलकर संस्थापक सदस्यों में शुमार हुए। 1977 में राजकोट से लोकसभा सांसद बने। 1978 और 1995 के बीच कलावाड़, कोड्डल और विसावादार से विधानसभा चुनाव जीते। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आयोजक बने। उनके नेतृत्व में 1995 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा कि हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया। मैं बहुत दुखी हूं। वे एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग की देखभाल की। उनका जीवन गुजरात की प्रगति और गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केशुभाई पटेल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि केशुभाई पटेल की एक प्रभावी प्रशासक के लिए जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केशुभाई पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज सुबह गांधीनगर के अपने निजी आवास पर हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसना तथा मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील मिश्रा ने मुख्यमंत्री से उन्नाव जिले में डेंगू के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि उन्नाव में बड़े पैमाने पर डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और इनमें अधिकतर गरीब लोग शामिल हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्नाव के जिला अस्पताल में डेंगू के इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि जिला अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाकर खून की प्लेटलेट्स चढ़ाने जाने की व्यवस्था शीघ्र की जाए ताकि गरीबों को डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। आज वरिष्ठ कैमरामैन निर्मल चंद पंत अपनी सेवाएं पूरी करके दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने 1984 में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से प्रशिक्षण के बाद दूरदर्शन में कैमरामैन ग्रेड 2 के पद की सेवाओं के साथ ये यात्रा प्रारंभ की थी। श्री पंत श्रीनगर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विनम्र, सौम्य, मृदुभाषी और रचनात्मक क्षमताओं से परिपूर्ण प्रशासनिक क्षमता के साथ उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। दूरदर्शन परिवार उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है और उनके सुखमय जीवन की कामना करता है। वास्तव में अभी मिश्रा जी ने कहा कि जैसा है वो दिखते नहीं है, लेकिन कभी भी बहुत कम बोलने वाले, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और किसी से भी मतलब मेरा ख्याल है कोई भी चला जाए तो जो इनका बिहेवियर था उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता था। तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सिंसियर पर्सन। ललितपुर सहित जनपद की पाली, तालबेहट एवं महरौनी नगर पंचायतों में संचालित प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना शहरी के तहत अब तक पंजीकृत 18,392 पात्र लाभार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 14,012 पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में पाली नगर पंचायत सहित ललितपुर के कुल 5,039 लाभार्थियों को पहली दीपावली में जहां अपने कच्चे मकानों की लिपाई पुताई से निजात मिली है, वहीं ये महिलाएं अब अपने पक्के आवासों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने में जुट गई हैं। वहीं लाभार्थी सरकार द्वारा बनवाए गए इन आवासों की सराहना भी कर रहे हैं। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मोदी जी ने पक्का बनवा दिया, उसमें रहने लगे। अपनी लड़की की शादी भी यहीं कर ली हमने। मोदी का बहुत बहुत गरीबन की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया मोदी ने। किसी के मकान देख के पक्के हम दीपावली पे देखते थे कि इनके अच्छे मकान हैंगे, हमारा कच्चा हैगा, तो हमारे बच्चे कहते थे। अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे संग। जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, लीपना पोतना पड़ता था। हमारी पहली दीपावली है जो पक्के मकान में होने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम भविष्य में कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने पक्के मकान में खुद के में कभी आएंगे। कच्चा मकान था, हम लिपाई पोताई करते थे, माटी बिछाते थे। मोदी जी की तरफ से अच्छी सुविधा मिली। और पहली दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा करने को पहली दिवाली जा रही। अब तो बहुत सुविधा हो गई, माटी नहीं छापने, लिखने पोतने नहीं है, अच्छी पोताई चल रही है। सब किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, नहानी है, सब है। सब प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जनपद के नगर पालिका परिषद ललितपुर, नगर पंचायत तालबेहट, नगर पंचायत पाली, नगर पंचायत मेहरौनी में संचालित है। इन सभी चारों यूएलबीज में हमारे यहाँ 18,392 लाभार्थी पात्र हैं, जिनके सापेक्ष हम 14,012 लाभार्थियों को लाभान्वित करा चुके हैं और इसमें से 8,395 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें लाभार्थी निवास करना चालू कर दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ 5,039 आवास कंप्लीट कराए गए हैं, जिसमें लाभार्थी इस बार निश्चित रूप से अपनी प्रथम दीपावली अच्छी तरह से मनाएंगे और भारत सरकार को धन्यवाद अर्पित करेंगे। कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुल्तानपुर नगर क्षेत्र की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत विभिन्न रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर किया जा रहा है। सहायता समूह की महिलाएं स्वास्थ्यवर्धक मिक्स आटे का उत्पादन कर रही हैं, तो कहीं खिलौनों का निर्माण और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
कई समूह की महिलाएं चिप्स, पापड़, अचार, नमकीन, घरेलू मसाले का निर्माण कर 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी कर रही हैं। कई समूह की महिलाओं ने ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर ब्यूटिशियन सेंटर भी खोल रखे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। सुनीता सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि इन महिलाओं को समूह बनाने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्हें बैंकों के माध्यम से धन भी उपलब्ध करवाया जाता है। लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कतें आई, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान रहे। जो छोटे दुकानदार थे वो भी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन हम लोग सभी महिलाओं ने मिलकर एक समूह तैयार किया। समूह के द्वारा हम लोग पापड़, मंगौड़ी, चिप्स, अचार वगैरह बनाए, जिससे हम लोग पैसे कमाए और उससे अपने बच्चों का पालन करते रहे। और पीएम मोदी जी ने भी हम लोग का इतना सहयोग किया कि उससे हम और आगे बढ़े। डूडा की तरफ से सहयोग मिला कि हम लोग 10 महिलाओं का जो समूह बना था उस पर 10,000 रिवॉल्विंग फंड आई थी। उससे हम 10 महिलाओं ने मिलकर रोजगार चालू किया और उससे हम लोग आगे बढ़ते रहे। जो कोरोना काल में इस वक्त आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। हर किसी की ये हाल हो गया था कि खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी। रोज़गार कोई नहीं कर पा रहा था, सब रोज़गार बंद थे। तो इसीलिए सब घर में बैठ के महिलाओं ने ये चीज़ सोची कि कुछ किया जाए जिससे थोड़ा रोज़गार घर में आ जाए। तो इसी बात पे लेके हम लोगों ने समूह बनाया। समूह में कुछ ट्रेनर ऐसी लड़कियां थी जो कुछ जानती थी बनाना सीखना, तो हम लोगों ने पहले उन लोग को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी, उन लोग को आ गया। अब वही चीज़ उन लोग को आ गया है तो वो लोग बनाती हैं और उसको सेल करती हैं, तो उससे थोड़ा सा उनका आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो रही है। हमारे पीएम मोदी जी सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये हम लोग को हमेशा चीज़ सिखाई कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये काम किया कि जो है कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। तो जो हमारे डूडा के द्वारा चलाया जा रहा है समूह निर्माण, हमारे द्वारा जो है समूहों का निर्माण किया जा रहा है। इन समूहों के निर्माण में शहरी महिलाएं रहती है। इसमें से 70% महिलाएं गरीब रहती है और 30% महिलाएं ऐसी रहती है जो उनको गवर्न कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। इन समूह की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा हो करके और घर में होममेड जो भी उत्पाद हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, चिप्स बनाना, ये कार्यक्रम किया जाता है। समूह में 10 तक महिलाएं रहती हैं। उसी में एक महिला अध्यक्ष रहती है, एक कोषाध्यक्ष रहती है, एक महिला सचिव रहती है। जो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब करा के कंप्लीट करती है समूह को, और उनको सरकार द्वारा एक बार रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10,000 रुपया दिया जाता है। 10,000 रुपये का ये किस्त दिया जाता है, इसकी कोई वापसी नहीं रहती है। ये 10,000 रुपया लेकर अपना रोजगार शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। जनपद कासगंज में भी इस महिला सशक्तिकरण अभियान के दौरान पुलिस, प्रोबेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, पंचायती राज, डूडा सहित सभी विभागों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा प्रत्येक परिवार में माता पिता, अभिभावकों द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए प्रेरित किया गया। कासगंज पुलिस ने सभी थानों पर महिला पुलिस की देखरेख में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस डेस्क पर महिलाओं और बालिकाओं को अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवाने में सुविधा होगी। कासगंज के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारी सशक्तिकरण चलाया था, इसमें हमारे जनपद कासगंज की तैनात जो महिला पुलिस है, उन्होंने आकर हमारे गांव में बहुत ही अच्छे से महिलाओं को अपने ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था उसके अनुसार हम लोगों को बहुत बड़ा जागरूक अभियान चलाया था। गांव में आकर हम लोगों को बहुत बड़ी हेल्प दी थी। जो हेल्प नंबर हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था। जैसे नारी का घरेलू शोषण होता है, लिंग शोषण होता है, घरेलू हिंसा होती है, हम किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, उसके लिए जागरूक हम लोगों को किया। हम उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और महिला पुलिस के लिए, अपने जनपद की सारे पुलिसकर्मियों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम निर्मला मिश्रा है, मैं जनपद कासगंज की रहने वाली हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है
मैं उस अधिकारों के बारे में जानती नहीं थी, लेकिन अब मैं जागरूक हो गई हूँ। महिला पुलिस मेरे गांव गई थी, उन्होंने मुझे समझाया था, बताया। मैं उससे बहुत खुश हूँ और सक्षम हूँ और गांव-गांव जा रही है। और उन्होंने मुझे हेल्पलाइन नंबर भी दिया था कि आपको अगर कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। और थाने में महिला पुलिस अलग से महिलाओं के लिए बिठा दी गई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ और जनपद के महिला पुलिस, जनपद पुलिस वालों को भी धन्यवाद करती हूँ। मैं इससे बहुत सक्षम हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्रि के दौरान चलाया है, हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर महिलाओं को, बच्चों को मिशन शक्ति के तहत जो नंबर चलाए हैं उनके बारे में जानकारी दी है। ये हेल्पलाइन नंबर कुछ है 1076, 1070, 1098, 1090, 112, 108 और महिलाओं और बच्चों को बताया कि उन्हें कोई समस्या है तो वो हमें बताएं। या जो हमारे यहाँ हेल्प डेस्क खुली है, यहाँ पर आकर उसके बारे में बताएं। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। सभी थानों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जो आदेश निर्देश मिले हैं उनको पढ़ के सुना दिया गया है। क्षेत्र की, जनपद की जो भी महिलाएं आती समस्या लेकर के उनकी बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसकी सुनवाई करके आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में देश दुनिया के पर्यटक आते हैं। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित ये नेशनल पार्क प्राकृतिक खजाने और वन्य जीवों से भरा हुआ है। नदी नालों और झीलों में आने वाले पक्षियों का कलरव आपको यहाँ रोक लेता है। बाघों को देखने वाले दुधवा नेशनल पार्क का रुख करते हैं। बारहसिंगा सागौन के जंगलों के बीच पर्यटकों को आकर्षित करता है। कोरोना के कारण दुधवा नेशनल पार्क लंबे समय से बंद था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से खोला जा रहा है। पर्यटन का आनंद लेने वाले पर्यटक ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और यहां का आनंद उठा सकते हैं। दुधवा का पर्यटन सत्र इस वर्ष 1 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है और इसमें विगत वर्षों की तुलना में थोड़ी तब्दीली इस कारण से कि आप जानते हैं जो वैश्विक महामारी है कोरोना, तो उसको लेके जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं उनका पालन किया जाना अति आवश्यक होगा इस बार। और साथ भी जो आपके माध्यम से जो भी पर्यटक आएंगे उनसे मेरा निवेदन है कि वो मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और साथ में जो उनके सैनिटाइजेशन का है वो उसका भी अक्षरशः पालन करें। अभी गाड़ियों में केवल 4 लोग ही बैठने की इजाज़त होगी और रात्रि में विश्राम के लिए जो वन के अंदर जो विश्राम गृह हैं अथवा जो लॉजेज हैं उसमें केवल 2 ही लोगों को ठहरने की इजाज़त मिलेगी। तो कोविड-19 के संक्रमण के अलावा जो समय समय पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश हैं उनका सबका पालन किया जाना आवश्यक होगा। जिसके उल्लंघन पे मास्क वगैरह नहीं लगाने पे दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। मेरठ में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर राष्ट्रीय एकता और जागरूकता के लिए 3 दिवसीय अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ मेरठ की मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने कहा कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इससे बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शिवानंद पांडे ने इस अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश दिए। प्रदर्शनी में प्रचार माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज ये जो वैन है, प्रचार प्रसार वाहन है, इसका यहाँ पे हमने हरी झंडी इसे दिखाई है। बेसिकली पर्पस ये रहेगा क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और जनता में जागरूकता अभी फेस्टिवल सीज़न के अंतर्गत लानी ज़रूरी है कि अभी और संभल के रहना है और कोरोना के जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। तो इन्हीं सब के प्रचार प्रसार के लिए आज इसका शुभारंभ यहाँ से हरी झंडी इसको दिखाई गई है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन दिल्ली और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के निर्देश के अंतर्गत ये 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का कोरोना
महामारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और इसमें 3 मुख्य हम लोग विषय रख रहे हैं। एक तो हैंड हाइजीन, और एक सोशल डिस्टेंसिंग, और एक अपने को भीड़ भाड़ में जाने से बचाना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ही एक पार्ट है। और उसके साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस तरह के जो बचावकारी उपाय हैं उसके बारे में हम लोगों में जागरूकता प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी त्योहार आने वाले हैं और इसीलिए जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसा कि कहा है, हम सभी लोगों को संदेश दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती तब तक हम लोग कोरोना बचाव के सभी उपायों का प्रयोग करें, सभी उपायों का पूरे तौर पर अनुपालन करें। बाराबंकी जिले के बंकी ब्लॉक स्थित मजीठा गांव की रोशनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन बनाकर खुद को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बना रही हैं। ये गांव की महिलाओं को सैनिटरी पैड का प्रयोग कर स्वस्थ रहने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। साफ सफाई और जागरूकता की कमी के चलते ग्रामीण महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य पर महिला उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। जागो री जागो नामक संस्था ने मजीठा गांव की रोशनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने के लिए प्रेरित किया। समूह की महिलाएं प्रतिदिन 200 से 300 सैनिटरी पैड बनाकर रोजाना 250 से 300 रुपए की आमदनी कर रही हैं। सुनील तिवारी, उपायुक्त ग्रामीण आजीविका मिशन, ने बताया कि जागो री जागो और रोशनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सैनिटरी पैड का बनाने का काम कर रही हैं। पैड बनाने का यूनिट मिला है। मैं जो है 3 लोग यहाँ पर रेगुलर काम करती हूँ, 10 से 5। गांव में रोजगार फैलाने की और जो है स्वच्छता बनाने की भी कोशिश करती हूँ। औरतों को जागरूक भी करने का कोशिश कर रही हूँ। घर घर जाने की कोशिश करते हैं, बताने की भी कोशिश करते हैं कि कम पैसे में अच्छा सामान लो और जो है कम से कम औरतों को शिक्षा हम खुद करते हैं और दूसरों को यही देते हैं कि कपड़ा इस्तेमाल ना करें, पैड इस्तेमाल करें। हमारी संस्था जागो री जागो महिलाओं को स्वच्छता और सैनिटरी पैड बनाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, वो इसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें। और जैसा कि गांव में देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाएं गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, इससे होने वाली भयंकर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये महिलाएं इन पैड का इस्तेमाल करें। और ये महिलाएं बना ही नहीं रही हैं, बल्कि वो जाके महिलाओं को समझा रही हैं, इसके प्रति जागरूक कर रही हैं कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। और इससे इनको ये लाभ हो रहा है कि ये खुद तो इस्तेमाल कर ही रही हैं, साथ में ये 4 पैसे भी कमा रही हैं। जागो री जागो रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। इस टाइम हम लोग सैनिटरी पैड बना रहे हैं और सर डेली हम लोग 300-400 पैड बना लेते हैं। इस एक पैड पे एक से 1.5 रुपये मिल जाता है सर। ये महिलाएं दिन भर में लगभग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।